नमस्कार दोस्तों, सीडीएस 1 2021 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कर रहे थे। ऑलरेडी हमने 3-4 क्वेश्चन किए, अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है बहुत ही डिटेल के साथ। आइए फिर इन क्वेश्चंस को भी करते हैं, बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे पूरा टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये सेट ए के अकॉर्डिंग है। द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नॉन एज। देखिए, इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप टर्म्स को समझते हुए चलते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन टर्म से ही आते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 4 टर्म्स दिया गया, क्राउडिंग इन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्राउडिंग आउट और पंपिंग आउट। इन चारों टर्म्स का मतलब अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, इसका क्या अर्थ है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज देखने को मिलता है अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देती है तो। इसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, पहले इन टर्म्स को समझते हैं। क्राउडिंग इन इफेक्ट क्या है, बहुत ही सिंपल वे में समझिए एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि जो किसी देश है या कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे क्राउडिंग इन इफेक्ट किस तरह से लागू होगा उसे समझिए। गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंडिंग करती है किन चीज़ों में, पब्लिक पॉलिसीज़ में, जैसे आपकी रोड्स हो गई, ब्रिजेज हो गई, इन चीज़ों को बनाने में। अब मान लीजिए इकोनॉमिक में रिसेशन चल रही है, लोगों के पास बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और मतलब कुल मिला के इकोनॉमिक्स मंदी में चल रही है। इस तरह की सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट स्पेंड करती है, लेट सपोज ब्रिज बनवा रही है। अब ब्रिज बनवा रही तो काफ़ी सारे बेरोजगार लोगों को काम मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। और भी बहुत सारे, मान लीजिए बिल्डिंग वगैरह बनवा रही है और भी बहुत सारे काम करवा रही है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रही है। तो अब जब काम मिलेगा तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, जो प्राइवेट फर्म्स हैं, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, मान लीजिए कि किसी जगह में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, अब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उनके पैसे बचने लगे, तो इससे क्या होगा, वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और इससे प्राइवेट फर्म्स उन्हें भी इंकरेजमेंट मिलेगी। तो क्राउडिंग इन इफेक्ट एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये क्या होता है, ये एक ऐसा इनकम इफेक्ट है जब ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा प्राइवेट फर्म्स को इंकरेजमेंट मिलती है, ज़्यादा उनके बिजनेस को मुनाफा होता है। हालांकि अगर आप देखें तो क्राउडिंग इन इफेक्ट कुछ समय के लिए ही देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से काफ़ी फायदेमंद है। अगर कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में मंदी चल रही है, इकोनॉमिक रिसेशन चल रही है, तो उस जगह में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करके और भी ज़्यादा बिजनेस एम्प्लॉयमेंट को, बिजनेस को, इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकती है। रिसेशन में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है और प्राइवेट सेक्टर की भी स्पेंडिंग और सेविंग को बढ़ाता है। यहाँ पे हमने देखा कि क्राउडिंग इन इफेक्ट के कारण क्या होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करती है पब्लिक पॉलिसीज़ में, और इससे फर्दर क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है और फाइनली आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स फ्लरिश करती है। इसी का उल्टा इफेक्ट देखने को मिलता है क्राउडिंग आउट का। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए सब कुछ परफेक्ट चल रही है, जीडीपी भी सही चल रही है और फुल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसा किसी केस में देख पाना मुश्किल है थोड़ा, बट ये हमें एग्जाम्पल से मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी अगर, तो क्या होगा, तो नेगेटिव सिचुएशन देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि प्राइवेट सेविंग फॉल कर जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में ऑलरेडी 100 वर्कर्स काम कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई लेट सपोज कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवाया, यहाँ से 100 से 50 लोग यहाँ चले गए, तो यहाँ क्या हुई, यहाँ कमी हुई ना। यहाँ के लोगों को अब क्या होगा, मुनाफा कम होगा। क्यों कम मुनाफा होगा, क्योंकि काम करने वाले लोग ही कम है। तो ये बेटर वे में अपने जो भी प्रोजेक्ट है उन्हें टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और बेटर वे में जो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते, वो नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि इनके वर्कर ही कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन कहलाती है क्राउडिंग आउट। तो बेसिकली क्राउडिंग का मतलब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर से है, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी तो क्राउडिंग इन कहलाएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर घटेगी तो क्राउडिंग आउट कहलाएगी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप इसे समझ लेंगे तो आसानी से फिर आप इन्हें कर सकते हैं। और भी रीजन यहाँ पे दिए जाते हैं, देखिए, विथ एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी मतलब जब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, ट्रांसपोर्टेशन की काम करे, तो ये एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कहलाती है। तो प्राइवेट सेक्टर सेवर बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को प्राइवेट सेक्टर खरीदना शुरू कर देती है, जिससे कम सेविंग बचती है प्राइवेट सेक्टर को खुद को फंड करने के लिए। तो यही चीज़ मैंने बताई, ये क्या कहलाती है, क्राउडिंग आउट। सिंपल याद रखिए, क्राउडिंग आउट का मतलब जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा, और क्राउडिंग इन में क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा।
हाँ, एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर और है, जैसे यहाँ पे मैंने देखा तो मुझे याद आया। देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा गवर्नमेंट बोरोइंग के कारण इंटरेस्ट रेट पुशअप हो जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, एंड दिस हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। इससे जो है इन्वेस्टमेंट कम होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है। नाउ सवाल ये उठता है कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग कर रही है तो इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रही है, इसे समझते हैं। तो पहली बात ये, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी को स्टिमुलस करने के लिए बोरोइंग कर रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो फिजिकल पॉलिसी को स्टिमुलस करने के लिए लेट सपोज ब्रिज बनाया जा रहा है 1000 करोड़ का। ये सिनेरियो हमने एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, राइट। अब ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो मान लीजिए किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में 500 लोग थे, जिसमें से 400 लोग बेरोजगार थे। अब ये इन 400 लोगों को यहाँ पे काम मिल गया। तो पहले इंटरेस्ट रेट क्या था, पहले इंटरेस्ट रेट कम था, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि हायर गवर्नमेंट बोरोइंग के कारण कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा, क्योंकि सरकार जो है वो उन्होंने बोरोइंग की। अब बोरोइंग की तो बैंकों के पास कम पैसा बचा लेंज करने के लिए, और जब कम पैसे उनके खुद के पास है तो वो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ही, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे बैंक से लोन लेने। तो उस टाइम पे वो देखेंगे बैंक वाले कि हाँ अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो पहले 5% इंटरेस्ट रेट थी, अब आइए इसे बढ़ा करके 8% कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लोग लोन लेने वाले हैं। लेकिन उसका उल्टा केस क्राउडिंग इन इफेक्ट में देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जैसे कम लोग आएंगे लोन लेने, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी के कारण प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फायदा हो रहा है, जिससे आम जनता को फायदा हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर लोग कम जाएंगे लोन लेने, तो उस टाइम पे लोन रेट क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि ये इंटरेस्ट रेट को कैसे प्रभावित करता है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप एग्जांपल से समझें कि हाँ जब लोगों को ज़्यादा काम मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट रेट यहाँ पे घट जाएगी। आप इसी एग्जाम्पल से इसे ध्यान में रख सकते हैं। सो नाउ इस क्वेश्चन को करिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है पब्लिक पॉलिसीज़ में, तो फिजिकल स्टिमुलस में। तो इसके कारण क्या हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब बढ़ रही है और सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, खास करके जब इकोनॉमिक रिसेशन में, मंदी में है, कम लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो उस टाइम पे ये फ़ायदा पहुंचाती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी फ़ायदा होता है। तो उस तरह की सिचुएशन कहलाती है क्राउडिंग इन। इसी का उल्टा होता है क्राउडिंग आउट। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट किया जाता है, आउट किया जाता है, तो वो कहलाता है क्राउडिंग आउट। लेकिन ये वाली कंडीशन क्या है, क्राउडिंग इन की कंडीशन है। आई होप आपने बहुत ही डिटेल से इन दो कंसेप्ट को अगर आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना इजी है कि मतलब क्या ही बोला जाए। द एसेट और असेट्स दैट अ बोरोअर प्लेजेज इन ऑर्डर टू गारंटी रीपेमेंट ऑफ अ लोन इज कॉल्ड। जब आप लोन लेने जाते हो ना, तो अगर आपने उस लोन को नहीं रीपे किया तो आपको एक प्लेज लिया जाता है, एसेट को रख लिया जाता है। यानी अगर आप लोन को चुकाने में असमर्थ होते हो तो वो एसेट उनका हो जाता है। तो ये कहलाता है कोलेटरल, है ना। जैसे आपने ओल्ड मूवीज़ में देखा होगा कि हाँ कंगन गिरवी रख रहे हैं, तो ये बेसिकली गिरवी रखने का सामान होता है कोलेट्रल, जो कि अगर आप रीपेमेंट करने में असमर्थ होते हो, पैसे चुकाने में असमर्थ होते हो, तो फिर ये कोलेट्रल को रख लिया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन बहुत ही बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। द परसेंटेज बाय विच द मनी द बोरोअर पेज बैक एक्सीड द मनी दैट वाज बोरोड इज कॉल्ड एज। इसका पहले इस क्वेश्चन बहुत ही लोग समझ नहीं पाते, बहुत सारे लोग। तो आप पहले इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए आपने किसी से पैसे बोरो लिए, उधार लिए, और अब आपको उस पैसे को चुकाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सो आइए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए ये है हमारे छोटा भीम। अब इन्हें क्या है, इनके पास आ गए 100 रुपये। तो इन्होंने सोचा कि अब 100 रुपये मेरे पास आ गए हैं, खर्च हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं इसे बैंक में जाकर जमा करवा दूं और अगले साल में ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू खा सकूं। तो अब ये गए बैंक के पास 100 रुपये लेकर के, और इन्हें पता चला कि 10% की मुझे यहाँ पे 1 साल के अंदर इंटरेस्ट रेट मिलेगी, और अगले साल मुझे 110 रुपये बैंक वाले देंगे। FD में ये रखवा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत खुश हो गए कि चलो अभी इस साल मैं यहाँ पे 1 केजी लड्डू ही खरीद पा रहा था, तो अब अगले साल क्या है मुझे कि मैं 110 रुपये में ज़्यादा लड्डू खरीद पाऊंगा, ठीक है। तो ये तो खुश हो गए। अब क्या हुआ, ये जो 10% का इन्हें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ये क्या कहला रहा है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ध्यान रखिए, बस आपको यही ध्यान में रखना है कि जो इनको 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इनमें कोई इन्फ्लेशन डिप्लेशन कुछ अभी नहीं जोड़ा जा रहा। सिंपल ये बैंक गए, 100 रुपये दिए, और अगले साल इन्होंने कहा, बैंक वाले ने कहा कि आपको 110 रुपये मिलेंगे, और ये जो 10% का इनको मुनाफा मिल रहा है, ये कहला रहा है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट,
ठीक है। अब अगले साल क्या हुआ कि फिर गए वो बैंक वापस, ये छोटा भीम गए बैंक, बोले कि लाओ भाई अब 110 रुपये मेरे। तो बैंक वाले ने कहा ये लीजिए 110 रुपये। अब ये 110 रुपये लेके तो बड़ा खुश हो गए कि हाँ चलो अब तो मेरे को 10 रुपये का फ़ायदा यहाँ पे हो गया। अब ये वापस जाते हैं लड्डू खरीदने, और अब इनको होता है, अब इनको असली सच्चाई पता चलती है कि पहले तो 100 रुपये में हमें 1 केजी लड्डू मिल रहे थे, बट यहाँ पे अब हमें हो गया है 105 रुपये लड्डू की कीमत। तो अब फिर अब इन्हें 105 रुपये हो गई लड्डू की कीमत, तो असल में इन्हें कितने का फ़ायदा हुआ? 5 रुपये का ही। इन्हें लग रहा था कि इन्हें 10% का फ़ायदा होगा, 10 रुपये का फ़ायदा होगा, बट असल में इन्हें 5% का फ़ायदा हुआ। तो पहले वाला क्या था? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। 10% क्या था? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। 5% क्या है यहाँ पे? रियल इंटरेस्ट रेट। बस यही था। तो आप समझ पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई जब बढ़ रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो मुनाफा है वो घट रहा है, और जो ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट थी वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहला रही है, और जो इन्फ्लेशन को ऐड करने के बाद बन जा रही है वो हमारी क्या कहला रही है? रियल इंटरेस्ट रेट। बस यही है कॉन्सेप्ट। सो आइए फिर फॉर्मूला समझ लेते हैं। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कैसे हम लोग निकालेंगे? रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। यानी अगर आपको यहाँ पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जैसे 10% था तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना था उस टाइम पे? 5%। क्योंकि 5% महंगाई भी तो बढ़ी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे मिलते 1 किलो 100 ग्राम लड्डू, बट मिल रहे हैं यहाँ पे 1 किलो 50 ग्राम। आप समझ रहे हैं? क्योंकि केवल 5 रुपये का ही फायदा हुआ। तो ये चीज़ तो भीम को पहले समझनी चाहिए लड्डू बैंक में पैसे जमा करवाने से पहले, कि लड्डू की कीमत भी तो बढ़ेगी। तो अब बताइए, जैसे मैंने आपको छोटा भीम वाला एग्जांपल दिया, 100 रुपये वो लेके गए, 10% का उनको फ़ायदा हुआ, और 110 रुपये वो घर लेके आए 1 साल के बाद। ठीक है, तो ये जो 10% ये क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट? जल्दी बताइए। ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ भी नहीं जोड़ा गया। ठीक है, अब ये 110 रुपये लेके आए, बट ये जिस सामान को खरीदने के लिए ऐसा किया इन्होंने, अब वो देख रहे हैं उनकी कीमत 105 हो गई। यानी 5%, 5 रुपये का ही इन्हें फ़ायदा मिला, और यही जो 5% है ये क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट। और 5% क्या है? इन्फ्लेशन। मैंने एग्जाम्पल में 5% का इन्फ्लेशन लिया, आप कुछ भी लेकर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब इस सवाल को आंसर करिए। द परसेंटेज बाय विच द मनी द बोरोअर पेज बैक एक्सीड द मनी वाज बोरोड। यानी जितने पैसे लिए थे उससे जो ज़्यादा पैसे दिए वो क्या कहला रहा है? वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहला रहा है। क्यों नॉमिनल इंटरेस्ट रेट? मान लीजिए जैसे अभी मैंने आपको बताया 100 रुपये वो लेके गए थे, उससे ज़्यादा उन्होंने 110 रुपये मिले, तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले, ये 10 रुपये एक्स्ट्रा क्या कहलाया? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। और तो कुछ पूछा ही नहीं गया ना आपसे, सिर्फ ये पूछा गया कि कितनी एक्सीड मनी लेकर के आएगा, कितनी ज़्यादा जो पैसे लेकर के आएगा बोरो वाले में, वो क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब भी आप समझते हैं, इन्फ्लेशन को ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद रियल इंटरेस्ट रेट निकलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लड्डू वाले एग्जांपल में लूँ तो 100 का 110 मिला, 5% यहाँ पे रियल इंटरेस्ट रेट हुआ, और 10% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, और 5% इन्फ्लेशन। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जब आप बैंक से लोन लेने जाओ तो जो चीज़ें आपसे मांगी जाती है, कोलेट्रल हो गई, बैंक की डिटेल्स हो गई, वो सारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाती है। बैंक रेट का मतलब समझते हैं आप? बैंक जिस दर पे पैसे देती है वो बैंक रेट कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन अ वेरी गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है, कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज जब हम लोग सामान करते हैं तो उस टाइम पे ये इंटरमीडिएट के जैसा एक्ट करता है। ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। मनी का सबसे ज़रूरी काम तो यही होता है कि आप एक सामान लो और उसके बदले में आप पैसे दो, और ये एज अ इंटरमीडिएट काम करेगा ताकि उस पैसे से आप दोबारा दूसरे सामान को खरीद सको। एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एक वैल्यू के स्टोर की तरह काम करेगा। यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, अकाउंट के यूनिट के जैसा कार्य करेगा। यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? खर्च। खर्च को रेगुलेट करने में यानी मैनेज करने में ये काम आएगा। मनी के फंक्शन की बात की जा रही है, ध्यान से समझिए। एज अ मनी होल की बात की जा रही है, आपसे इनकम वगैरह के बारे नहीं पूछा जा रहा। तो बताइए इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। सो क्वेश्चन के सोर्स की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। चैप्टर 3 क्लास 12 का आप देख सकते हैं, मनी एंड बैंकिंग। इसके अलावा क्लास 9th में भी आपको मिल जाएगा मुद्रा और साख चैप्टर में। यहाँ पे देखिए मनी के फंक्शन की बात की जा रही है। तो सबसे पहला काम क्या होता है मनी का, ये हमें पता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसा काम करेगा। जैसे पहले क्या होता था, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखिए बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब ये है कि मुझे 1 किलो आलू चाहिए और आपको 1 किलो प्याज चाहिए, और अगर मेरे पास प्याज है और आपके पास आलू है तो मैं एक्सचेंज कर लूँगा। लेकिन इसकी समस्या क्या थी? सबसे पहली बात तो ये कि मैं इससे ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकता।
दूसरी चीज़ तो ये कि मुझे मॉनेटरी वैल्यू का पता ही नहीं चलता था। कहीं पे मैं गया तो मुझे 1 किलो दे रहे, कहीं पे 2 किलो दे रहे, तो कभी मुझे फ़ायदा हो रहा है, कभी मुझे नुकसान हो रहा है। तीसरी चीज़ तो ये कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का सही तरीका इसलिए नहीं था क्योंकि डबल वांट ऑफ गुड्स की ज़रूरत थी। जैसे हो सकता है कि मुझे प्याज ना चाहिए, टमाटर चाहिए और आपके पास वो है नहीं, बट मेरे पास देने को आलू है, तो बड़ा ही मुश्किल था ये। और ये बार्टर सिस्टम चलता था पहले, आपको पता होगा। लेकिन जैसे हमारे अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में आप देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो कि 5000 साल पहले आई थी, उससे भी पहले अगर आप देखें तो वहाँ पे भी मुद्रा का निर्माण स्टार्ट हो गया था। कहीं ना कहीं अगर आप कहें तो मनी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। दूसरा तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप समझे कि हाँ एक्सचेंज करने के काम आता है सामान को। और दूसरा देखिए यूनिट ऑफ अकाउंट के जैसा ये काम करता है। यूनिट ऑफ अकाउंट का क्या मतलब है? यूनिट ऑफ अकाउंट का सिंपल मतलब ये है कि आप कोई भी असेट को, कोई भी गुड एंड सर्विस को अपनी मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी अगर आपने कोई सामान खरीदा, लेट सपोज आपने एक टीवी खरीदी, ठीक है, या फिर अगर आपने कोई मोबाइल सेट खरीदी, तो अभी हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये फ़ोन हमने जो खरीदा वो 10,000 का है, 15,000 का है या 20,000 का है, तो उससे हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यही तो मनी का काम है। अदरवाइज फिर हम कैसे बता पाते हैं और हम लोग कैसे जज कर पाते हैं कि कौन से सामान की क्या कीमत होनी चाहिए? तो फिर ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता किस चीज़ की क्या वैल्यू है। तो मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस करने का काम आता है। इट एक्ट्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है कि पेंसिल की कीमत 2 रुपये, पेन की कीमत 10 रुपये है, तो हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये 5 गुनी है और हमें कितनी सामान खरीदनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस मॉनेटरी वैल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीसरा देखिए, स्टोर ऑफ वैल्यू के जैसा काम करता है। स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए किसी फार्मर ने प्रोडक्शन की 100 kgs पोटैटो उसने प्रोड्यूस कर लिए। अब ये 100 किलो जो उसके पास आलू है, अब ये उसे तो रख नहीं पाएगा लंबे समय तक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 महीने 6 महीने उसके बाद तो ये खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए वो क्या करेगा, इन चीज़ों को बेच करके मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेगा, पैसे में कन्वर्ट कर लेगा और उस पैसे को जितनी मर्जी उतनी देर ही रखे। तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी आप अपने वैल्यू का स्टोर कर पा रहे हो, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे अगर मैंने आपको बताया बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था, आप स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि आपके पास जो सामान है आप उसी सामान को रखिए एज अ एसेट, संपत्ति के रूप में। लेकिन आज के डेट में पेरिसेबल मटेरियल्स को आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए और इट विल एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो अभी हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में समझा कि हाँ ये एक्सचेंज के काम आता है। दूसरा हमने देखा स्टोर ऑफ वैल्यू के जैसा काम आता है, आप जितनी मर्जी उतनी देर स्टोर करें अपने एसेट को। तीसरा यूनिट ऑफ अकाउंट के जैसा काम आता है, इसकी भी हमने बात की। मॉनेटरी वैल्यू आप कन्वर्ट करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होगी, लेकिन कंजम्पशन को रेगुलेट करने के ये काम नहीं आता। तो यहाँ पे हमसे नॉट पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कंजम्पशन को ये क्यों नहीं रेगुलेट कर पाता, उसे समझते हैं। ये कंजम्पशन रेगुलेट करने में क्यों नहीं काम आएगा? बहुत ही सिंपल, इसे भी समझना। मान लीजिए छोटा भीम यहाँ पे 100 रुपये में 1 kg लड्डू खरीद रहा था। अब क्या होगा कि अगले साल इस लड्डू की कीमत हो गई 1 kg लड्डू की 105 रुपये पर kg। तो क्या इसमें मनी का योगदान रहा? कोई मनी का फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि ये तो अब पता चला कि हाँ छोटा भीम के साथ साथ और भी काफ़ी लोग लड्डू खा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो कीमतें बढ़ गई। इसमें मनी का क्या रोल हुआ? तो ये कंजम्पशन को रेगुलेट करने में काम नहीं आता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आई होप आप एग्जांपल से अच्छे से समझ पा रहे होगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमिक्स के, बहुत ही डिटेल में इसी वे में कवर करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है डिटेल में कवर करना, तो आप अपने सुझाव कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और किस तरह से बेटर वे में लेक्चर्स को लिया जाए। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।